नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। तो उसके जो टॉपिक चल रहा था अपना क्रिएटिव प्रोसेस यानी कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में। तो उसकी जो प्रोसेस है चार। तो जैसे फर्स्ट है जैसे ऑब्जर्वेशन, मतलब यानी कि निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। उसके बाद में परसेप्शन, अनुभूति या ग्रहण करने की या अलो उसकी। तो इस तरह से जैसे उसके बाद में जिसकी तीसरी जो प्रक्रिया है सृजनात्मक उसकी सृजनात्मकता की, तो उसके बारे में जैसे कल्पना की प्रक्रिया यानी कि इमेजिनेशंस। तो इमेजिनेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कल्पना क्या है, कल्पना हमारे किस तरह से भाव, किस तरह से मन, किस तरह से उसके ऊपर वो हमें प्रभाव वो डालती है, किस तरह से हमें उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, किस तरह से उसका जैसे बताया था कल्पना में अत्यंत, जैसे इसका बताया था महत्वपूर्ण तत्व है कल्पना में, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है कल्पना शक्ति कला में। तो कला के अंदर जो महत्वपूर्ण शक्ति है या महत्वपूर्ण तत्व है वो माना गया है कल्पना शक्ति को, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ पाश्चात्य विद्वान, कुछ भारतीय विद्वानों की इनके बारे में क्या विचारधारा रही, उनके क्या क्या अपने अनुभव है, वो हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो इनसे पूर्व जैसे आनंदवर्धन ने ये घोषणा की थी कि यदि कवि या सर्जक के भीतर कल्पना शक्ति उपस्थित हो तो कल्पना या कलात्मक अभिव्यक्ति की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। वहीं आनंदवर्धन के टीकाकार अभिनव गुप्त ने लोचन नामक समीक्षा ग्रंथ के आरंभ में लिखा है कि कल्पना काव्य का आभूषण है। यहाँ काव्य शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में सभी प्रकार की कलाओं के लिए किया गया है। वहीं अभिनव गुप्त ने जैसे कल्पना को मनुष्य की सहज दृष्टि कहकर संबोधित किया है। और अभिनव भारती ने कल्पना को अभिव्यक्ति अथवा सृजन की विस्मयकारी शक्ति कहा है। वे कहते हैं कि जिस मान लो कल्पना वास्तव में प्रस्तुत विषय के संबंध में नए निर्माण करने की क्षमता होती है। और महिमा भट्ट ने कहा कि कल्पना हमारी सहज बुद्धि की निरायास ज्योति के समान है, जिसके अंदर सत्य के निरूपण की शक्ति विद्यमान रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि काल्पनिक अभिव्यक्ति के जरिए निहित सत्य का उद्घाटन होता है। अब जैसे रस का निरूपण, तो अनेक विद्वानों ने कलाकृति के निर्माण में कल्पना के साथ साथ रस निष्पत्ति की बात भी कही है। और कल्पना को रस का मूल भी स्रोत माना गया। कल्पना संसार की भद्दी वस्तु में भी आकर्षण पैदा कर देती है, उसे सुरुचिपूर्ण बना देती है। और हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति में कल्पना तत्व का समावेश, सुरुचि तथा उत्प्रेरणा का कारक है। वह कला सृजन में एक मुक्त रस की सृष्टि करता है जो सबको पसंद है। इसके साथ ही जैसे कल्पना के बारे में आगे, जैसे कलाकार का यह कार्य भी नहीं है कि वह संसार में वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उनका वैसा ही निरूपण करे, उनकी वैसी यानी यथातथ्य अभिव्यक्ति कर दे। इसलिए कलाकार को यह वस्तुवादी दृष्टि छोड़कर अपनी कल्पना के आधार पर अभिव्यक्ति करना चाहिए। उसकी रचना तभी आकर्षक और चित्रग्राही बनेगी जब वह अपनी निजी सृष्टि का निर्माण करेगा। अब जैसे कल्पना के बारे में कहते हैं सौंदर्य का सृजन। तो कलात्मक कल्पना द्वारा वस्तुनिष्ठ कला आदर्शनिष्ठ कला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि सौंदर्य का जो सृजन है उसमें कल्पना या कलात्मक कल्पना द्वारा वस्तुनिष्ठ कला आदर्शनिष्ठ कला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ शेमेंद्र ने एक अन्य तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि कल्पना तभी प्रदीप्त अथवा प्रकाशमान होती है जब उसमें औचित्य का समावेश हो। किंतु आनंदवर्धन ने कहा, जब कोई कवि या सर्जक कल्पना की उन्नत उड़ान भरकर अभिव्यक्ति करता है तो उसकी रचना औचित्य के बिना ही चमक उठती है। अतः कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के निस्सीम जगत में कलाकार ही एक मात्र सृष्टा होता है और इस जगत का परिचालन वह अपनी कल्पना के आधार पर ही करता है। यहाँ जैसे भारतीय अलंकार शास्त्रियों ने भी कि मतलब कल्पना ही अभिव्यक्ति में सौंदर्य का सृजन करती है। रस और रुचि दोनों सौंदर्य के अंग है और सौंदर्य की उपासना का मूल ईश्वर की उपासना में निहित है। सौंदर्य का अर्थ ही ईश्वर है।
इसी प्रकार से गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में जो कुछ भी व्यापक, श्रेष्ठ, सशक्त और कल्याणकारी है वह सब मेरी ही महत्ता का प्रतीक है। अपनी काल्पनिक अभिव्यक्ति से हम एक प्रकार से ईश्वर के दर्शन का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में जो कुछ भी व्यापक, श्रेष्ठ है, सशक्त है और कल्याणकारी है वह सब मेरी महत्ता का प्रतीक है। और अपनी काल्पनिक यानी हमारी जो काल्पनिक अभिव्यक्ति से हम एक प्रकार से ईश्वर के दर्शन का भी प्रयास करते हैं। यहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना को समस्त रूप विधान का आधार माना और उन्होंने कल्पना को विधायी कल्पना तथा ग्राही कल्पना के रूप में के दो रूपों में अभिव्यक्त का मूल आधार बताया। तो जैसे वो कहते हैं कि कल्पना के समस्त रूप विधान का आधार है और कल्पना को विधायी कल्पना तथा ग्राही कल्पना के दो रूपों में अभिव्यक्ति का मूल आधार उन्होंने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब यहाँ जैसे पाश्चात्य जो विद्वान है उनका क्या धारणा रही है। पाश्चात्य विद्वान अरस्तु ने जैसे कला में कल्पनाजन्य अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया है। तो उन्होंने कहा कि कला जीवन की प्रतिलिपि अथवा यथार्थ मात्र की अनुकृति नहीं है, उसमें असंभव, अविश्वसनीय तथा काल्पनिक सभी प्रकार की वस्तुओं को स्थान दिया जा सकता है और कला में सर्वत्र एक सुखद काल्पनिक जगत का निवास होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि जैसे काल्पनिक अभिव्यक्ति एक सुखद अनुभूति है जो हमें अविश्वसनीय रहस्य जगत में ले जाकर भी हमारा मनोरंजन कर सकती है। अब जैसे अगले विद्वान है हाब्स। तो हाब्स की भी यही जैसे मान्यता है कि कल्पना के बिना सृजन नहीं हो सकता और वे कहते हैं कि कलाकार अपनी कल्पना के सहारे ही महान बनता है। दर्शक उसके इसी गुण पर मोहित होते हैं। अतः कलाकार की काल्पनिक अभिव्यक्ति पर्याप्त सशक्त होनी चाहिए। आगे जैसे विद्वान है फ्रायड। तो फ्रायड ने तो कला को इंद्रियकता और बौद्धिकता से परे माना और कहा कि कला का संपूर्ण श्रेष्ठ क्षेत्र हमारा अर्धचेतन मस्तिष्क है। कलाकृति से ही दर्शक को संतोष मिलता है। और आरजी जैसे कलिंगवुड है वो कहते हैं कि कला में भावों की अभिव्यक्ति होती है और कल्पना द्वारा उसमें प्रभाव पूर्ण रूपाकारों की सृष्टि की जाती है। यानी कि यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान देने की बात है कि जैसे कलिंगवुड ने कहते हैं कला में भावों की अभिव्यक्ति होती है और कल्पना द्वारा उसमें यानी इमेजिनेशन के द्वारा जो हमारी इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना है, तो उसके द्वारा उसमें प्रभावपूर्ण रूपाकारों की सृष्टि की जाती है। लक्ष्य भावों की अभिव्यक्ति यदि कल्पना के साथ की जाती है तो उसकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि होती है। यहाँ जैसे हर्बर्ट रीड ने भी कला में कल्पना तत्व को शामिल करते हुए कहा है कि कल्पनाशील अभिव्यक्ति हमारी संवेदनशीलता और आस्वाद को उच्च यानी कि जो ऊंचा धरातल तक है वहाँ तक पहुँचा देती है। हमारी जो कल्पनाशीलता है, हमारी संवेदनशीलता है, उसके आस्वाद मतलब जो हमारी कल्पना द्वारा हम हमारे उच्च आदर्श तक पहुँच सकते हैं। यानी कल्पना उच्च आदर्श तक पहुँचा देती है। काल्पनिक अभिव्यक्ति के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास संभव है। कल्पना मनुष्य की मानसिक शक्ति है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कल्पना मनुष्य की एक तरह से मानसिक शक्ति है और इसे सृजन की परोक्ष शक्ति भी कहा जा सकता है। यानी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक कार्य, उसकी परोक्ष शक्ति भी कहा जाता है, जो हमारी इंद्रियों के समक्ष तो नहीं रहती किंतु अपने प्रभाव से अभिव्यक्ति को अत्यंत सबल बना देती है। यानी कि काल्पनिक जो अभिव्यक्ति के माध्यम से सृजनात्मकता का जो विकास होता है, तो कल्पना मनुष्य की मानसिक शक्ति है ये कहते हैं और इसे सृजन की परोक्ष शक्ति भी कहा जाता है। बिना कल्पना के सृजनात्मक कार्य नहीं होता, जो हमारी इंद्रियों के समक्ष तो नहीं रहती किंतु अपने प्रभाव से अभिव्यक्ति को अत्यंत सबल बना देती है।
अब यहाँ जैसे आंग्ल कवि वर्ड्सवर्थ ने भी अभिव्यक्ति की सृजनात्मकता में कल्पना के योगदान को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि काल्पनिक अभिव्यक्ति में मनुष्य एक तरह से स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है। और कांट कहते हैं, कांट जिसे कल्पना को अभिव्यक्ति की आत्मशक्ति बतलाते हैं। कांट कहते हैं कि कल्पना अभिव्यक्ति की आत्मशक्ति है। अगर वस्तुतः हमारे समक्ष अप्रस्तुत को प्रस्तुत करके उसे हमारी सहज सहानुभूति का अंग बना देती है। और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में कांट के उत्पादनशील कल्पना जिसमें भाव बिंबों का प्रत्यक्षीकरण होता है, और पुनरुत्थान पादनशील कल्पना जिसमें इंद्रियजन्य अनुभव शामिल होता है, दोनों का योगदान स्वीकार किया गया है। और एडिसन ने कल्पना को सभी प्रकार की सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति में शामिल किया है। वे कहते हैं कि कलाकृति में जितने भी चाक्षुष बिंब उतरते हैं वे कल्पना के सहारे ही उभरते हैं। यानी कि एडिसन कहते हैं कि कल्पना में को सभी प्रकार की सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति में शामिल किया है कल्पना को। और वे कहते हैं कलाकृति में जितने भी चाक्षुष यानी कि जो चाक्षुष बिंब उभरते हैं वे कल्पना के सहारे ही उभरते हैं। और कल्पनाशील अभिव्यक्ति दर्शकों को सृजन का वास्तविक सुख पहुंचाती है। काल्पनिक अभिव्यक्ति में जितना ऐन्द्रिक तत्व अधिक होगा दर्शकों को वह उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। और कॉलरिज ने काल्पनिक अभिव्यक्ति का संबंध मनुष्य की श्रेष्ठ शक्ति से जोड़ा है। उन्होंने कल्पना के दो भाग किए हैं। वे कहते हैं मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना। और कलाकार की अभिव्यक्ति में दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार रिचर्ड्स के अनुसार कल्पना में या कल्पना के आधार पर की गई अभिव्यक्ति में मनुष्य की दमित कामनाओं को राह मिलती है। कल्पना कलाकार की एक विलक्षण शक्ति है जो अभिव्यक्ति के पग पर उसकी सहायक बनती है। यानी कि रिचर्ड्स के अनुसार वो कहते हैं कि कल्पना के आधार पर ही की गई अभिव्यक्ति में मनुष्य की दमित कामनाओं को राह मिलती है। कल्पना कलाकार की एक विलक्षण शक्ति है जो अभिव्यक्ति के पग पग पर उसकी सहायक बनती है। और काल्पनिक अभिव्यक्ति कलाकार की एक सृजनात्मक शक्ति है जिसका उपयोग करके कोई भी कलाकार उच्च स्तर को प्राप्त कर पाता है, यानी कि प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये हमने इसकी सृजनात्मकता की जो तीसरी सोपान है, जो तीसरा इसका प्रोसेस है कल्पना, उसके बारे में हमने चर्चा करी। अब आगे चर्चा करेंगे इसके क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि उसका जो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक एक्सप्रेशंस के बारे में। धन्यवाद।